two different chemical equilibrium are in the same vessel, तो लिख और same vessel with at least one of the species common. इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 दिया हुआ है। एक और सॉलिड है Y that also dissociates to A gas plus C gas. इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ होगा Kp2, मान लो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक बात समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मान लो ये अभी अलग-अलग कंटेनर में है। अगर अलग-अलग कंटेनर में है तो ऑब्वियसली X जब डिसोशिएट होगा तो A और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 and 1 है, 1:1 के रेशियो में ये मोल्स बनाएंगे तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर कुछ P1 डैश है तो ये भी कितना होगा P1 डैश। तो एक तरीके से Kp1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी P1 डैश का स्क्वायर। ऐसी अगर Y है किसी और सेपरेट कंटेनर में है, अभी मिक्स नहीं कर रहे, अभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो जब अराइज होगा जब X और Y दोनों सॉलिड्स को हम एक ही कंटेनर में ले लेंगे और वो डिसोशिएट होकर के A, B एंड C बनाए। नहीं अभी नहीं, अभी तो हमने मान लो Y सेपरेट कंटेनर में लिया है तो Y अगर डिसोशिएट होगा तो मान लो इसका प्रेशर कुछ P2 डैश बना होगा तो ये भी फिर P2 डैश बना होगा क्योंकि 1:1 रेशियो है। तो Kp2 की वैल्यू कितनी होगी P2 डैश का स्क्वायर। बट अब अगर मान लो साइमल्टेनियसली X and Y solids are taken in a vessel and allowed to dissociate. अब मान लो हम एक ही कंटेनर में दोनों को ले लें तो क्या होगा, X सॉलिड डिसोशिएट होगा A plus B, Kp तो जो आ गया सो आ गया, now it will be constant as long as temperature is constant, and Y solid that will also dissociate A gas plus C, ये भी Kp1 Kp2 will be P1 डैश का स्क्वायर और ये था P2 डैश का स्क्वायर। अब अगर मान लो ये टूटेगा तो A यहां से बनेगा कुछ, B यहां से कुछ बनेगा, सेम अमाउंट बने होंगे, A और C यहां भी बनेंगे, बट A अब दो सोर्सेस से आ रहे हैं तो A की अमाउंट बढ़ गई होगी और A की अमाउंट बढ़ गई होगी तो जैसे कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली A अगर ज्यादा हो गया है तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज आल्सो शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सेकंड इक्विलिब्रियम इज आल्सो शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उस कारण से अब ये जो प्रेशर आएंगे यहां A और B from X would be less than P1 dash and P1 dash। मान लो अब ये प्रेशर P1 आया, ये P1 आया, यहां से ये P2 आया, ये P2 आया, बट A दोनों सोर्सेस से मिला के कितना हो गया P1 प्लस P2, P2 प्लस P1। तो एक बात पक्की है, क्या बात पक्की है, दैट दिस P1 विल बी लेस देन P1 डैश, दिस P2 विल बी लेस देन P2 डैश। समझो मैं क्या बात कह रहा हूं। यहां अगर X सॉलिड अकेला लिया गया था किसी वेसल के अंदर टू अटेन द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर जो पार्शियल प्रेशर A का होगा P1 डैश, वो अब साइमल्टेनियसली जो A आ रहा होगा X से P1 उससे ज्यादा होगा। तो P1 विल बी लेस देन P1 डैश, P2 विल बी लेस देन P2 डैश। क्यों? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ A या पार्शियल प्रेशर ऑफ A बढ़ चुका है। Both the equilibrium have been shifted in the backward direction because of the common product। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा Kp जो आ गए वो रिमेन सेम, तो ये तो एक अलग बात हो गई। तो फिर हम क्या कहें अब Kp जो हैं वो दोबारा से सेटिस्फाई होगी कंडीशन। Kp1 कितना था P1 डैश का स्क्वायर एंड नाउ विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, so P1 प्लस P2 इनटू P1, equation number 1। Similarly Kp2 would be what, P2 dash का square would be equal to what, P1 plus P2 into P2। now you have two equations, you have two unknown P1 and P2, you can solve them and you can solve question। तो पहला पार्ट Kp बताना है, दूसरा पार्ट X और Y दोनों साथ साथ ले लिए जाएं इनफ अमाउंट में, तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सॉलिड डिसोशिएट होकर क्या दे रहा था A गैस प्लस B गैस, तो ये 10 टॉर रहा होगा, ये 10 टॉर रहा होगा, तभी तो 20 टॉर आया होगा 1:1 के रेशियो में, तो इक्वल प्रेशर होंगे। तो Kp1 कितना हो गया 10 स्क्वायर, that means 100 टॉर स्क्वायर। ऐसे Y सॉलिड डिसोशिएट होगा तो मिलेगा A गैस प्लस C गैस। Kp2 इज इक्वल टू, नाउ टोटल प्रेशर 40 है तो 20 टॉर ये रहा होगा, 20 टॉर ये रहा होगा, सेपरेटली लिए गए हैं अभी तो ये। तो Kp कितना हो गया 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 400 टॉर स्क्वायर।
ये KP1 KP2 हो गए। नाउ पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस x एंड y आर टेकन, तो नाउ दिस इज नो मोर 10, इट विल कम लेस देन 10, नो मोर 10, नो मोर 20, नो मोर 20। मान लो ये प्रेशर P1 आया, ये प्रेशर P1 आया, ये प्रेशर P2 आया और ये प्रेशर P2 आया। ऑफ कोर्स P1 विल बी लेस देन 10, P2 विल बी लेस देन 20। तो टोटल प्रेशर A का कितना हो गया दोनों सोर्सेस से, P1 प्लस P2 एंड दिस इज P2 प्लस P1। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे? Kp थोड़ी चेंज होगा, तो Kp तो कितना आया था, Kp1 कितना था 100 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस P2 इंटू P1। सिमिलरली Kp2 कितना आया था 400 एंड दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू P2। मान लो इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो दोनों को ऐड कर लो, तो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर हो गया, ऐड करने पर 500। तो व्हाट इज P1 प्लस P2, दैट इज इट। नाउ यू गेट द वैल्यू कितना 10√5 टॉर। व्हाट इज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट, partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. What is partial pressure of A? P1 plus P2, दोनों का sum. B would be P1, C would be P2. That is it, 2 into P1 plus P2 and the answer would be 20 into root 5 in 2:1 molar ratio. The total pressure and partial pressure of A6 is R 1.4 atmosphere and 0.2 atmosphere respectively. Find X। यही है क्वेश्चन। चलिए 2:1 के रेशियो में लिया गया A2 एंड C। अगर इसका प्रेशर A2 का 2P ले लिया तो C का प्रेशर कितना लिया होगा P। तो अब मान लो इसमें से X खर्च हुआ तो ये कितना बना होगा X/3 और साथ में A6 का प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन ने 0.2। तो एक बात तो क्लियर है और इसका Kp भी दिया हुआ है क्वेश्चन ने कितना 1.6। तो फिर x/3 की वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है कितनी 0.2, तो एक तो वैल्यू यहां से आ गई 0.6। जरा मॉडल डेवलप करो क्वेश्चन का। मान लो पहली इक्वेशन में A2 खर्च हुआ x, दूसरी इक्वेशन में भी खर्च हुआ होगा y, तो टोटल खर्चा कितना हुआ x प्लस y। तो फिर A2 बचा कितना फाइनली 2p माइनस x माइनस y। यहां भी कितना बचा 2p माइनस x माइनस y और y खर्च हुआ है सेकंड रिएक्शन में, तो C भी खर्च हुआ होगा y। तो फिर ये कितना मिला होगा y। इसका Kp हमें बताना है क्या है x की वैल्यू। तो x तो हमारे पास आ गया दिस मच एटमॉस्फेयर। जरा यहां से वैल्यू निकाल लो। Kp इज व्हाट, पहली रिएक्शन का तो 1.6 इज इक्वल टू x/3, दैट मीन्स 0.2 अपॉन partial pressure of A2 cube, that means 2p minus x minus y का क्यूब। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको, तो 2p minus x minus y का क्यूब किसके बराबर 0.2 अपॉन 1.6 1/8 और क्यूब रूट लोगे तो 1/8 का मतलब 1/2 और जब 1/2 है तो क्या आ गया 0.5। ध्यान से देखना आ जाएगा यहां से। और x की वैल्यू हमारे पास 0.6 आई चुकी है, तो 2p माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 इसमें जोड़ दो तो 1.1। 2p और y में एक इक्वेशन आ गई। अब ध्यान दो एक और डेटा दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इज 1.4। तो लाओ टोटल प्रेशर लिखो। टोटल प्रेशर कितना हुआ A2 का प्रेशर 2p माइनस x की वैल्यू कितनी 0.6 प्लस माइनस y प्लस A6 कितना x/3 दैट मीन्स 0.2। A2 तो हो गया p माइनस y प्लस y इज इक्वल टू 1.4। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल प्रेशर। अब यहां से जरा सॉल्व करो, एक y से y कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 2p प्लस एक p 3p और माइनस y इज इक्वल टू माइनस 0.6 ये 0.2 तो माइनस 0.4 1.8 हो गया। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आप जरा घटा दो इसको 0.7 माइनस y 0.3 करो सॉल्व। 0.3 अपॉन
This is so x is 1.5 atmosphere minus 1. So this is the equilibrium constant for the second reaction. It is simultaneous equilibrium because A2 is involved in the two different chemical equilibriums occurring in the same vessel at equilibrium of free energy and equilibrium. तो इक्विलिब्रियम और फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो मान लो कोई प्लस 2.303 RT log of QP base 10 पर. This is a useful equation for solving questions also. Chemical equilibrium में भी useful है और thermodynamics में भी ये useful है. Delta GR is the Gibbs energy of reaction. Delta GR naught is called standard Gibbs energy of reaction. T is the temperature in Kelvin and QP is the reaction quotient for the reaction at that instant. क्या हूं? एक तो आइडियल हूं and the partial pressure कितना हो? 1 bar हो. तो any gas involved in the reaction having the partial pressure equal to 1 bar and treated to be ideal, वो standard conditions में count होगा. For substance in solution phase, जो सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोलर, 1 m मोलर. फॉर प्योर सब्सटेंस, फॉर प्योर सॉलिड या लिक्विड, प्योर तो हमें बोलना है, जो भी सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है वो क्या होनी चाहिए? प्योर एंड एट 1 bar प्रेशर. Whenever these conditions are applicable, कि any gas अगर involved है उसका प्रेशर 1 bar है, partial pressure 1 bar है, कोई सब्सटेंस है सॉल्यूशन फेज में कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कोई सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व है and that is pure at 1 bar pressure, then we say that substance is in standard condition. तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऐसे डिफाइन होती हैं. अच्छा, टेम्परेचर इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस. टेम्परेचर इज नॉट इंक्लूडेड. टेम्परेचर को स्टैंडर्ड कंडीशंस में काउंट नहीं करते. एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन. पार्शियल प्रेशर 1 bar ना हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 m ना हो, तो फिर अंडर गिवन कंडीशंस जो भी चेंज इन गिब्स एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन है. तो एक बात तो क्लियर है कि एट इक्विलिब्रियम नो इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी ऑब्टेन्ड. डेल्टा जी इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क. तो एक तरीके से कहने का मतलब ये होगा कि कोई नॉन पीवी वर्क या कोई यूजफुल वर्क या कोई इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन नहीं होगा एंड डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन बिकम्स, रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, केपी के बराबर. बट हम पहले भी कह चुके हैं कि डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अंडर रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड कंडीशंस केपी नॉट कि प्रैक्टिकली द वैल्यू इज सेम, क्योंकि प्रेशर हम जनरली एटमॉस्फेयर या बार में लेते हैं. एटमॉस्फेयर और बार नियरली सेम है, तो केपी इज इक्वल टू केपी नॉट. वैसे होता ये है फॉर्मूला, क्योंकि लॉग के अंदर वाला आने वाला टर्म क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस. तो डेल्टा जी नॉट की यूनिट या डेल्टा जी की यूनिट वही होगी जो आर इंटू टी की यूनिट हो, और वो एनर्जी की यूनिट होती है. आर इंटू टी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट. एंड डेल्टा एस आर नॉट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन. तो कई बार इस फॉर्मूले को हम यूज जब करते हैं तो क्या इक्वेशन बनी थी? तो -2.303 RT log of Kp इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा जी आर नॉट यही था और इसको हमने ऐसे भी लिख दिया डेल्टा एच आर नॉट माइनस टी डेल्टा एस आर नॉट. एंड दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस. तो इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू mx प्लस c. हम पढ़ रहे थे ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके लिए डेल्टा एच आर की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो डेल्टा एच आर नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव. सिमिलरली यही ग्राफ लॉग ऑफ केपी के साथ में 1/t का ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके लिए डेल्टा एच आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा एंड ग्राफ वुड बी लाइक दिस. सो स्लोप विल बी माइनस डेल्टा एच आर नॉट अपॉन 2.303 R. ऐसी यहां ऐसे लिख लो, डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 bar. मतलब क्या हुआ? तो डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू क्या था? -2.303 RT log ऑफ Kp. अगर ये 0 हो गया है तो फिर -2.303 RT log ऑफ, जब Kp लिखा तो ऐसा जब भी हो पाएगा जब Kp की वैल्यू क्या हो जाए? 1. सो दैट मींस Kp इज इक्वल टू 1.
और Kp 1 कब होगा किसी रिएक्शन का इन्वॉल्विंग गैसेस? व्हेन ऑल द पार्शियल प्रेशर्स आर इक्वल टू 1 बार। तो सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स अगर 1 बार हो जाएं इक्विलिब्रियम पर, तो Kp भी 1 हो जाएगा। इन दैट केस डेल्टा Gr नॉट आल्सो विल बी इक्वल टू 0, क्वाइट लार्ज, मच मोर देन 1। Kp की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होगी तो ये वाला जो टर्म होगा ये पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा Gr क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब Kp की वैल्यू लार्ज होती है तो यू कैन सी दैट रिएक्शन इज गोइंग मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो ये तरीका है कहने का कि इफ ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में था, बट आप जनरल कंडीशन में इफ डेल्टा Gr अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। That means it has no tendency to move in the forward direction. If delta Gr is negative, अगर delta Gr की वैल्यू नेगेटिव है, then reaction is spontaneous and moves in forward direction. तो रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है कि बैकवर्ड जाने की है? हु टेल्स डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव ये इस बात को डिस्क्राइब करता है कि रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है या नहीं है, या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट विद इट्स वेपर्स। ये स्टार्ट होगी वेपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, नाउ दे आर आल्सो मोबाइल, दे आर आल्सो मूविंग रैंडमली, सो व्हेनेवर दे हैपन टू कोलाइड ऑन द सरफेस थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड condensation. So this reverse tendency of condensation and evaporation both continues, and the point at which the rate of evaporation and rate of condensation becomes equal, we say there is a dynamic equilibrium. And because active mass of the liquid is constant from the given surface area, जबकि rate of condensation, ये condensation होगा, ये शुरुआत में 0 था क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं थे, बट जैसे जैसे वेपर्स के मॉलिक्यूल बढ़े रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ा, एंड द पॉइंट व्हेन बोथ बिकम इक्वल यू से द इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड, एंड एट दैट मोमेंट व्हाटएवर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये था वेपर प्रेशर। अच्छा, हमने